एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हम चारों ही खंड के क्वेश्चन इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपके स्वास्थ्य एवं पोषण के क्वेश्चन रहने वाले हैं, बाल विकास के क्वेश्चन रहने वाले हैं, प्रबंधन के अर्थात मैनेजमेंट के, और मैथ, रीजनिंग और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन विद डिटेल आज का ये वीडियो है, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि एग्ज़ाम से पहले उन तक ये वीडियो उसके सहित डिटेल्स जो है पहुँच पाए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य बताएं। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है, ऑप्शंस दिए गए हैं, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, और दूसरा है देश में कुपोषण का बोझ घटाना। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों ही राष्ट्रीय पोषण नीति के लक्ष्य हैं। देखिए, राष्ट्रीय पोषण की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण नीति की स्थापना जो की गई, शुरुआत की गई, वो 8 मार्च 2018 को की गई। किसके द्वारा की गई राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत या नीति की शुरुआत? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, प्रधानमंत्री है जो है। और कहाँ से स्टार्ट किया गया राष्ट्रीय पोषण नीति? तो ये झुंझुनू शहर राजस्थान से स्टार्ट किया गया। तो इसमें आपसे डेट पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, किनके द्वारा किया गया स्टार्ट ये पूछ सकता है, किस जगह से स्टार्ट हुआ और किस राज्य से स्टार्ट हुआ, तो ये चीज़ें भी पूछ सकती है। और इसमें जो पूछा गया है लक्ष्य, तो आपको लक्ष्य ध्यान ही रखना है। तो लक्ष्य क्या है? देश में कुपोषण का बोझ घटाना तथा पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितने वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। आंसर होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष कितने? देखिए, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। इसे अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम भी, SIDS भी कहते हैं, जिसके लिए समय से पहले जन्म, निमोनिया, डायरिया, संक्रमण, जन्मजात विसंगतियां तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण बताएं। ऑप्शन है जीएन, अंडा, दूध, मछली। तो अंडा, दूध, मछली तो प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा गया है अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण, तो इन दिए गए ऑप्शन में से जो जीएन है वो है एक अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण। दोस्तों, जीएन जो कि मक्के में पाई जाती है, इन प्रोटीन में कई आवश्यक अमीनो अम्लों की कमी होती है, जिससे यह ना तो शरीर के विकास और ना ही ऊतकों के सामान्य रख रखाव में मदद कर पाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीएन। अगला क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति बताएं। मतलब कितने मिलीग्राम पर डे उनको आवश्यकता होती है, किसकी? आयरन की। एज पूछा गया है 10 से 12। यहाँ पे ये जो ICMR 2010 के अनुसार ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि हम पूछ रहे हैं कि ICMR 2020 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। 10 की बात करें तो 27 मिलीग्राम पर डे हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है कमेंट में ICMR 2020 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति। ठीक है दोस्तों, तो 2020 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 10 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए आयरन की वो मात्रा पर डे मिलीग्राम जो है वो होगा 30। कितना? 30 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लिख लें चाहे तो। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले एक वर्ड आया है आपका ICMR, ये क्या है? तो दोस्तों, ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, जो कि अनुशंसित आहारीय अनुमति अर्थात RDA जो है जारी करती है सारे एज वाइज और आहार वाइज। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में एग्जाम होना है महिला बाल विकास में, उसमें 2020 वाला आपको ध्यान रखना है।
ICMR 2020 के सारे रिकॉर्ड आपको अपडेट करनी है और वो चीज़ें आपको याद करके जानी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि ICMR 2010। आयरन की बात आई है तो दोस्तों आयरन जो कि जो है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक होता है तथा यह लाल रक्त कोशिकाओं की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इतना पता होना चाहिए आपको आयरन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैक्सीन हो सकता है कैसा? ऑप्शन दिए गए हैं जैसे एंटीजेनिक वैक्सीन, सॉरी प्रोटीन, छीड़ बना दिया गया रोगजनक, जीवित क्षणीकृत रोगजनक, या सभी। तो जो वैक्सीन के टाइप की बात हो रही है तो ये तीनों ही तरह की हो सकती है। वैक्सीन एक एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकता है, जीवित या क्षणीकृत रोगजनक भी हो सकता है, और एक रोगजनक भी है जिसे छीड़ बना दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यह एक ऐसा पदार्थ होता है वैक्सीन जिसका उपयोग शरीर में एंटीडॉट्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब इसमें यह एक ऐसा पदार्थ होता है जिनका उपयोग करते ही शरीर में एंटीडॉट्स के उत्पादन के लिए, मतलब इनका उपयोग इसलिए किया जाता है और एक या कुछ बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया वैक्सीन से रिलेटेड डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है ADE की। विटामिन ADE और के क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील, अघुलनशील, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विटामिन ADE की बात हो रही है तो ये चारों ही जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जो कि आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसायुक्त ऊतक में संग्रहित किया जाता है, जिससे ये शरीर को अपर्याप्त सेवन के दौरान भी आपूर्ति पहुंचाते हैं तथा शरीर को उचित वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो ये थी इनकी डिटेल्स। अब जैसे विटामिन की विटामिन आ चुका है तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है ना। का रासायनिक नाम, इनके स्रोत, इनसे होने वाले रोग, उनका बचाव, है ना, सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतया क्या होता है? दोस्तों स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः उसके दूध की जो मात्रा है वो घट जाती है। दिए गए ऑप्शन में जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके दूध की मात्रा घट जाएगी। इन पोषक तत्वों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फॉलेट और विटामिन B6 शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? यहाँ पे समय दिया गया है कि निषेचन से लेकर 2 माह तक की समाप्ति तक को जो निषेचित अंड कोशिका है उसको क्या कहा गया है? तो दोस्तों उसे कहा गया है भ्रूण। देखिए पहली तिमाही समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है, इसीलिए इस समय गर्भपात का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गर्भपात का सबसे ज़्यादा खतरा किस समय होता है? तो आपको बताना है गर्भस्थ शिशु के समय भ्रूण या भ्रूण की स्वाभाविक मृत्यु, है ना। तो इस ज़्यादा खतरा होता है इस समय भ्रूणावस्था में, है ना। यह समय गर्भाधान से लेकर, अगर समय पूछे तो यह गर्भाधान से लेकर 12वें सप्ताह तक चलता है, और ये जो समय होता है आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये गर्भपात का खतरा हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभाव के विशेष रूप से अधीन होते हैं? तो ये समय पूछ दिया गया, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था इसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भ्रूण, और समय यहाँ पे अभी जैसा कि हम कह रहे थे कि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन गया, और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहली तिमाही, ठीक है। पहली तिमाही मतलब वही गर्भाधान से लेकर 12वें सप्ताह तक का समय गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों की विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है। अगला, इनमें से कौन जल में घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता? तो इनमें से कौन सा नहीं करता? पहली बात तो जल में घुलनशील विटामिन आपको पता होने चाहिए, तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इनमें से कौन सा, मतलब बी और सी में से कौन सा है जो उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता? तो दोस्तों विटामिन बी जो है उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता। अगला, गर्भस्थ शिशु को पोषण किसके माध्यम से मिलता है?
तो गर्भस्थ शिशु को जो पोषण है दोस्तों वो मिलता है गर्भनाल के माध्यम से, अर्थात प्लेसेंटा के माध्यम से, जो कि प्लेसेंटा जो है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह एक अस्थायी अंग होता है। प्लेसेंटा की बात हो रही है कि यह एक अस्थायी अंग होता है और यह गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनता है, विकसित होता है, जिसे बच्चे के जन्म के साथ ही बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्थायी नहीं होता, यह अस्थायी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICMR 2010 2020, हमको लगा 2020 के क्वेश्चन, लेकिन आपको 2020 वाला क्वेश्चन ही याद रखना है, मतलब उसके डाटा ही याद रखने हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहार अनुमति में पूछी गई है। तो 2010 के अनुसार दोस्तों जो है रेटिनॉल की आहार स्थिति है वो गर्भवती स्त्री की बात हो रही है ना। तो गर्भवती स्त्री का है 900 mg। ठीक है, 2010 के अनुसार है 800 mg, मतलब 800 माइक्रोग्राम पर डे, लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग है 900 mg पर डे। 2020 के अनुसार कितना है 900 mg पर डे। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? यह कहलाता है खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड जो है व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। ठीक है, अर्थात इस पिरामिड का आकार उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के प्रकारों को दर्शाता है जिन्हें स्वस्थ भोजन के लिए लोगों को सबसे अधिक खाने की आवश्यकता होती है, जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग अर्थात USDA ने वर्ष 1992 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार है? ऑप्शन है शुष्क बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी या क्लेद बेरी बेरी या फिर वृद्ध बेरी बेरी। इनमें से 3 प्रकार है उसके और एक नहीं है। कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इनमें से वृद्ध बेरी बेरी जो है बेरी बेरी के सही प्रकारों में से नहीं है दोस्तों। वृद्ध बेरी बेरी को छोड़कर शुष्क बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी या क्लेद बेरी बेरी आदि बेरी बेरी के प्रकार है। यह रोग विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है, जो कि विशेषकर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ का मुख्य आहार चावल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितना मिलीग्राम आयोडीन मिलता है? 10 ग्राम आयोडीन की बात हो रही है, तो इसमें मिलता है फ्रेंड्स 150 मिलीग्राम आयोडीन। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से 150 मिलीग्राम आयोडीन मिलता है, जिसमें सामान्य नमक के साथ थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड होता है, जो कि शरीर व मस्तिष्क दोनों की सही वृद्धि, विकास व संचालन के लिए आवश्यक होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 150। अगला, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अब यहाँ पे डायबिटीज 2 ऑप्शंस में दिए गए हैं। एक में दिया है डायबिटीज इंसिपिडस और एक में डायबिटीज मेलिटस और एक ऑप्शन है घेंघा का। अब इंसुलिन की कमी से होता तो डायबिटीज है, पर कौन सा वाला? तो इसकी कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है दोस्तों, डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इसकी कमी का कारण है पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं का नष्ट होना। ठीक है, बीटा कोशिकाओं का नष्ट होना तथा इस रोग को सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है। हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। ठीक है, जो कि चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है। मधुमेह चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सामाजिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दोस्तों, सामाजिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य हैं, पहला मल जल का निपटान, दूसरा रोगाणु मुक्त पेयजल, तीसरा प्रतिरक्षी
टीकाकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, मतलब तीनों ही कार्य महत्वपूर्ण कार्यों में आएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में, अर्थात CHC द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में से तीनों ही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। दोस्तों CHC जो है एक गैर लाभकारी उपभोक्ता निर्देशित स्वास्थ्य सेवा संगठन है। ये गैर लाभकारी संस्था है, संगठन है जो उपभोक्ता निर्देशित स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित है, जो उच्च गुणवत्ता, सस्ती और व्यापक चिकित्सा तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं एंटीबॉडी उत्पन्न करना, मृत जीवाणु उत्पन्न करना, अधिक लाल रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करना। बात हो रही है वैक्सीन, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं। तो दोस्तों वैक्सीन शरीर से एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं। डिटेल देखें दोस्तों, एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से तेजी और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद करते हैं। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है तथा रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों प्रकार पाए जाते हैं। तो वैक्सीन के क्या कार्य हैं, एंटीबॉडी उत्पन्न करना, और एंटीबॉडी के बारे में जो दिया गया है तो ये है एक प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से तेजी और अधिक प्रभावी ढंग से लड़ने में मदद करता है एंटीबॉडी, और यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, बनाता है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि बताएं। तीसरी तिमाही के दौरान का पूछ रहा है, अपेक्षित भार वृद्धि गर्भावस्था की तीसरी तिमाही का। तो दोस्तों 1 पाउंड प्रति सप्ताह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 पाउंड प्रति सप्ताह, जिसका अपेक्षित समय 29वें सप्ताह से 38 से 40वें सप्ताह तक का होता है। इस समय भ्रूण के आकार में वृद्धि होने से गर्भवती महिलाओं को बहुत असुविधा का अनुभव होता है इस टाइम में। कब? 29वें सप्ताह से 38वें और 40 सप्ताह के दौरान। तो आंसर यहाँ पे होगा तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि 1 पाउंड प्रति सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA बताएं। 2010 के अकॉर्डिंग पहले देख लें, तो 2010 के अकॉर्डिंग है 10 से 17 वर्ष के बालकों के लिए कैल्शियम की RDA, तो आंसर होगा 800 मिलीग्राम पर डे। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2020 के अकॉर्डिंग कैल्शियम का बताना है कि 2020 के अकॉर्डिंग कितना RDA की अनुशंसित मात्रा है 10 से 17 वर्ष की, किसका पूछा है, बालकों का, ना कि बालिकाओं का। तो बालकों का हो जाएगा यहाँ पे 1050, कितना 1050। आपको ध्यान रखना है 2020 के अकॉर्डिंग है कैल्शियम की अनुशंसित RDA 1050। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अधिकतर वैक्सीन कैसे लिए जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए मुंह के द्वारा, सूंघ कर, इंजेक्शन के द्वारा। दोस्तों अधिकतर वैक्सीन जो है ना वो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, अर्थात मोटी मसल मांसपेशी ऊतकों में इंजेक्शन प्रविष्ट कराने से सामान्य परिसंचरण तंत्र में वैक्सीन आसानी से फैलकर स्थायी सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वैक्सीन जो है ज़्यादातर इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं, ना कि मुख द्वारा सूंघ कर। लिए जाते हैं मुख द्वारा लेकिन ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर जितने भी वैक्सीन बने होंगे उनमें से ज़्यादा वैक्सीन जो है इंजेक्शन के थ्रू लिए जाते हैं, प्रविष्ट कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें क्या शामिल है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रामीण सड़कें, बेहतर आवास, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, सारे ही शामिल है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के अंतर्गत। इस योजना की शुरुआत दोस्तों सन 2000 में हुई प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और जिसकी निगरानी जो है नीति आयोग द्वारा की जाती है। तो आपको स्थापना तिथि याद रखना है 2000, और किसके द्वारा की गई शुरुआत, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उनके द्वारा। और इनका जो इसकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है नीति आयोग द्वारा निगरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड
कौन से खाद्य पदार्थ सुझाता है, मतलब कौन सी मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ सुझाता है? NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु पूछा गया है। दोस्तों NIN सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए NIN का। तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड पर्याप्त मात्रा में, संयमित मात्रा में तथा बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को दर्शाता है। तो ये तीनों ही चीज़ें दर्शाता है, चाहे बात हो पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले की, चाहे संयमित मात्रा में खाए जाने वाले की, चाहे बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, अर्थात खाद्य पिरामिड वह मूल मार्गदर्शिका है जो हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वस्थ आहार की योजना बनाने में हमारी मदद करती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुंच पाए। और कोई भी डाउट हो कुछ कमेंट करें। साथ ही किसी और चीज़ को रिलेटेड, आपके महिला बाल विकास भर्ती को रिलेटेड किसी तरह का डाउट हो, किसी सब्जेक्ट में कोई शंका हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये डिटेल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स में देखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्यों? फ्लू की बात हो रही है, इसकी वैक्सीन हर वर्ष क्यों कहा जा रहा है कि लगवानी चाहिए दोस्तों? क्यों? क्योंकि विषाणु दर जो है फ्लू वैक्सीन, मतलब इस फ्लू की वो वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है। तो इसका एक परमानेंट वैक्सीन नहीं है जो एक बार लगवा लिए तो हमेशा काम करेगा, क्योंकि ये जो फ्लू है ये हर साल बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है PEM। अच्छा, इसकी डिटेल्स देख लें थोड़ा। दोस्तों फ्लू की बात कर रहे थे ना, फ्लू वैक्सीन की। तो व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए, क्योंकि जो विषाणु है वो वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। दोस्तों इसका निर्माण वायरस के प्रोटीन से किया जाता है, वायरस के प्रोटीन से, जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए जेटामाइसिन या नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के लिए जेटामाइसिन और नियोमाइसिन जैसे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः हैं। ऑप्शन है अनुक्रमणीय वृद्धि मंदन, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि, निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन या सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी ही PEM के दुष्परिणाम हैं। दोस्तों PEM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसके दुष्परिणाम अधिकांशतः अनुक्रमणीय वृद्धि मंदन, मरणशीलता में जोखिम में वृद्धि तथा निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन है। अर्थात PEM सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण ऊर्जा की कमी की स्थिति है। अतः संतुलित आहार देकर PEM का निदान किया जा सकता है। मतलब PEM का निदान कैसे किया जा सकता है? संतुलित आहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना किस समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है? अन्नपूर्णा योजना की बात हो रही है दोस्तों, तो ये है वृद्धजनों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2000 को स्टार्ट की गई। इसके तहत राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना की शुरुआत की, जिसमें 1.4 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा किट दिया जाएगा, ऐसा कहा गया और किया भी गया। कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। कौन सी योजना के तहत? तो अन्नपूर्णा योजना के तहत। इसको आपको शुरू कब हुआ ये ध्यान रखना है। तो शुरुआत हुई इसकी 1 अप्रैल 2000 को। और लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था वृद्धजनों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विकारों में क्या शामिल है?
प्रतिरक्षा विकारों में जो शामिल है दिए गए ऑप्शन में से हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून, प्रतिरक्षा न्यूनता और सभी। तो ये तीनों ही शामिल है प्रतिरक्षा विकारों में, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरा स्वप्रतिरक्षी रोग, तीसरा प्रतिरक्षा न्यूनता। दोस्तों प्रतिरक्षा विकारों में तीनों ही शामिल है। इस विकार में एंटीबॉडीज हानिकारक तत्वों, शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में फर्क करना भूलकर गलती से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट करना शुरू कर देती है। इसीलिए इसे इन्हें कहते हैं प्रतिरक्षा विकार। इनमें ये तीनों ही शामिल है। अगला क्वेश्चन है, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन अर्थात HDL को और भी किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन की बात हो रही है, HDL की, हाई घनत्व लाइपोप्रोटीन की। तो इसको जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो उच्च घनत्व वाला लाइपोप्रोटीन होता है ना, इसे अच्छा कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है। HDL को गुड कोलेस्टेरॉल भी कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अच्छा कोलेस्टेरॉल। अब ये अच्छा कोलेस्टेरॉल जो है यह रक्त से कोलेस्टेरॉल को अवशोषित कर लीवर में वापस लौटने में मदद करता है। ये जो है रक्त से कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित कर लेता है और लीवर में वापस जाने में मदद करता है, जिससे होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, आसानी से निकल जाता है, तथा इसकी उच्च मात्रा हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम कर देती है। और इसकी जो उच्च मात्रा होती है वो हृदय में होने वाले कोई रोग और स्ट्रोक में बनने के कारणों को पहले से ही उनकी जोखिमों को कम कर देता है, इसलिए इसे अच्छा कोलेस्टेरॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है, क्या ये सही है या गलत है? दोस्तों कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है, ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह बीमारी HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से फैलती है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, अर्थात WBC को निशाना बनाता है, और जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा गया। तो इसका कोई इलाज नहीं खोजा गया वही है कि कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है। अगला, तो आप कोशिश करें कि कोई एड्स से संक्रमित ही ना हो। अगला क्वेश्चन है, पोषण स्थिति का आकलन किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? पोषण स्थिति का आकलन दोस्तों निरमितीय मापन विधि द्वारा किया जाता है, उसके आकलन द्वारा किया जाता है ना। पोषण आकलन जो है किसके द्वारा? निरमितीय मापन अर्थात एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के उपयोग द्वारा किया जाता है, तथा इस उपकरण में मानव शरीर के भौतिक गुणों का व्यवस्थित माप शामिल है। जैसे मतलब इस विधि के द्वारा, इस मापन के द्वारा, इस मेजरमेंट के द्वारा जैसे ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात BMI, वसा आदि का आकलन हो जाता है निरमितीय मापन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में छोटे बच्चों जो कि 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है, और यह किसका एक प्रमुख कारण है? तो भारत में छोटे बच्चों में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण जो होता है वो कारण है दोस्तों मोर्टेलिटी अर्थात मरणशीलता का प्रमुख कारण है। इसका मतलब क्या है? तो जिसका कारण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार का लंबे समय तक न मिल पाना है। मरणशीलता प्रमुख कारण है, और जिसका कारण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार का लंबे समय तक न मिल पाना कहलाता है, जिससे बच्चों का शरीर आसानी से बीमारियों से संक्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यही कारण है मरणशीलता का। गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण पूछ दिया जाता है कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण किस आयु के बच्चों में ज़्यादा होता है? तो ये 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों देखा जाता है। अगला, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं, तो वो कौन क्या है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन या मिनरल है? दोस्तों विटामिन और मिनरल जो होते हैं वे ऊर्जा की आपूर्ति तो नहीं करते, लेकिन बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण में उपयोग में
बहुत भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति बस नहीं करते, बाकी पोषक तत्वों के मामले में काफ़ी अच्छे होते हैं। कौन से? विटामिन और मिनरल्स। तो क्योंकि ये जो है बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत और वायरस संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके विटामिन और मिनरल। अगला है ददोरे के सभी चरण किसमें देखने को मिलते हैं? ददोरे के सभी चरण दोस्तों चिकन पॉक्स अर्थात छोटी चेचक में देखने को मिलते हैं। जैसे खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे छाले होना खास लक्षण है इसके, है ना, छोटी चेचक के, चिकन पॉक्स के। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दोस्तों भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जिससे शरीर को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। अगला है गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व होती जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण होता है। दूसरा है यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाता है। तो ये दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन देखें, यह गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारी तंत्रों का भाग नहीं है। तो ये गलत है। बाकी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है सही है, जिसमें लिखा है यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती है और यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुँचाती है। दोस्तों गर्भनाल को प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा लिखा हुआ आ सकता है या गर्भनाल, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में क्या शामिल है? दोस्तों आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल है ऊर्जा चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव, दूसरा कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी। दुष्परिणामों की बात हो रही है ना आयरन की कमी के, तो ये सही है। और तीसरा गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि, तो ये भी सही है। तो तीनों ही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे, अर्थात ऑल ऑफ दी एबव। अगला चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? दोस्तों चेचक के बारे में बताना है दिए गए ऑप्शन में से, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वायरस इज नॉट फाउंड इन स्कैब, अर्थात पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते। ठीक है, मतलब यह अत्यधिक संक्रामक और गंभीर बीमारी है। ठीक है, मानते हैं चेचक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर बीमारी है जो बुखार, खांसी, लाल पानी वाली आंखों के कारण बनती है तथा इसमें शरीर के ऊपर लाल रंग के दाने निकल आते हैं जो कि पपड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि जो पपड़ी के रूप में निकल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, वो उसमें भी जो है विषाणु होंगे, तो उनमें नहीं रहते विषाणु, है ना। आंसर होगा पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारीय अनुमति अर्थात आरडीए को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? दोस्तों क्योंकि यह शारीरिक संक्रिया, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु, लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है अस्थि सुस्थिरता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विटामिन कौन सा या फिर कौन सा खनिज? तो उतना ही आवश्यक है ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी के साथ कैल्शियम, जितना कैल्शियम। विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कैल्शियम। ठीक है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, अस्थि सुस्थिरता की, तो ये जो होता है वृद्ध लोगों में होता है ये बीमारी,
और जो कैल्शियम की बात हो रही है दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत है दूध और अन्य खाद्य पदार्थ। और विटामिन डी की बात करें तो इसका सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त भोजन है उसको कहते हैं सप्लीमेंटेशन अर्थात अनुपूरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि दोस्तों आहार अनुपूरकों के प्रकारों में मल्टीविटामिन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला उत्पाद है। इनमें एक या अधिक आहार शामिल होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, जड़ी बूटी, वनस्पति तेल, अमीनो अम्ल आदि। अगला, वयस्कों में आयोडीन की कमी उत्पन्न कर सकती है कौन सी जटिलता, ये कौन सा रोग उत्पन्न कर सकती है? तो वयस्कों की बात हो रही है। वयस्कों में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो यह घेंघा और उसकी जटिलताएं जो है उत्पन्न कर सकती है। अगर आयोडीन की कमी गर्भवती महिला में हो गई तो क्या उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों उससे क्रिटिनिज्म हो जाएगी, क्रिटिनिज्म रोग होगा बच्चों में। वहीं ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धजनों में होता है, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और मस्तिष्क का विकास कम होना संभव होता है? तो आंसर होगा कीटोसिस अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर कीटोसिस जो है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है, यही कीटोसिस की स्थिति उत्पन्न कर देती है अगर विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो। किसमें? गर्भावस्था में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता, बाकी 6 रोग हैजा, टिटनस जीवाणुओं द्वारा होता है। इसके अलावा जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग की एक अलग वीडियो ट्रिक बना के अपलोड कर दी गई है, आप उसे देख लें तो आपको सारे रोग जो हैं जीवाणु से होने वाले, विषाणु से होने वाले, कवक से, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको एक से 2 मिनट लगेंगी, याद हो जाएगा। ट्रिक से याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खसरे के संबंध में किसे छोड़कर से सभी सत्य है? तो इनमें से 4th नंबर छोड़कर बाकी सभी सत्य हैं खसरे को लेकर। तो खसरे में होता ये है कि इसका जो रोगोद्भवन काल होता है वो होता है 10 से 14 दिन का। कुपोषितों में अधिक गंभीर होता है और लक्षणहीन संक्रमण कहलाता है। ठीक, या लक्षणहीन संक्रमण देखने को इसमें मिलता है। खसरे को दोस्तों मीजल्स कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी खसरा लिख दिया गया तो कभी मीजल्स भी लिखा मिल सकता है, तो इसे मीजल्स कहते हैं। श्वसन के माध्यम से फैलने वाला ये रोग है। ये माध्यम जरूर पूछता है कि आखिर खसरा फैलता कैसे है, तो श्वसन के माध्यम से फैलता है और इसका रोग जनक खसरा वायरस है जीनस मोरविली वायरस और पैरामाइक्सो विरिडे परिवार का एक एकल फंसे आरएनए वायरस। तो इसके वायरस का आपको ध्यान रखना है कि इसके वायरस का नाम क्या है, जीनस मोरविली वायरस, ठीक है, और एकल फंसे आरएनए वायरस। अगला क्वेश्चन है, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होती? दोस्तों जब ये प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तो चिकित्सक जो है वो मम्स, गलसुआ या कर्णमूल शोध की तलाश में नहीं होते। ये संभावित समस्या है जिसकी तलाश में नहीं होते। बाकी डाउन सिंड्रोम, स्पाइना बाइफिडा, सिकल सेल एनीमिया, ये सब की जांच तो गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। प्रसव के पहले ही इसका परीक्षण इनका हो जाता है और पता चल जाता है। लेकिन इनमें से कर्णमूल शोथ, गलसुआ और मम्स जो है ये एक ही को बोलते हैं, चाहे कर्णमूल शोथ कहें या गलसुआ कहें या मम्स कहें। इस संभावित समस्या की तलाश में चिकित्सक नहीं होते।
दोस्तों ये जो क्योंकि प्रसवपूर्ण परीक्षण गर्भवती महिला एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। प्रसव के पहले ही जो परीक्षण होता है वो दोनों के स्वास्थ्य पर निर्भर होता है तथा गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं से बचाव एवं देखभाल प्रदान करती है। जबकि जो गलसुआ है वह एक विषाणु जनित रोग है जो कि आयोडीन की अपर्याप्त मात्रा से होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य और सबसे दक्ष विटामिन ए या कैरोटेनाइड है। मुख्य और सबसे दक्ष प्रोविटामिन ए या कैरोटेनाइड क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कैरोटीन। ये मुख्य और सबसे दक्ष है। दोस्तों बीटा कैरोटीन जो है इसे प्राकृतिक रूप से फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से प्राप्त किया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। हालांकि बहुत अधिक बीटा कैरोटीन धूम्रपान करने वालों के लिए खतरनाक है, लेकिन स्रोत आपको पता होना चाहिए फल, सब्जी और साबुत अनाज। और कार्य कैसे करता है? तो एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह। अगला क्वेश्चन है आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फॉलेट की अनुशंसित आहारीय अनुमति बताएं। फॉलेट की अनुशंसित आहारीय अनुमति पूछा गया है आईसीएमआर 2010 के अनुसार, तो आंसर होगा 500 माइक्रोग्राम। लेकिन वहीं अगर 2020 के अकॉर्डिंग पूछे गर्भवती स्त्री की फॉलेट, तो आंसर हो जाएगा 570 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, 570 माइक्रोग्राम पर डे 2020 के अकॉर्डिंग कितना? 570 माइक्रोग्राम mg पर डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? दोस्तों ये इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। जिसकी वजह भारत सरकार द्वारा लगभग 11 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीके उपलब्ध करवाना है, जो कि सभी विद्यालयी आयु वाले बच्चों की मूलभूत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अगला क्वेश्चन में से कौन प्रसव पूर्व विकास का भी लक्षण है? तो ऑप्शंस जैसे देखें, पहले ये मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है। प्रसव पूर्व विकास का भी लक्षण पूछ रहा है, तो ये मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था, तो सही है। दूसरा है यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था, ये भी सही है। तीसरा, यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है। ठीक, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रसव पूर्व विकास वह अवस्था है जिसके दौरान सबसे तेज गति, यह मानव विकास में बेहद नाजुक तथा सबसे छोटी अवस्था होती है। दोस्तों इस प्रक्रिया में भ्रूण के निर्माण से लेकर भ्रूण के विकास तथा जन्म तक की अवधि को शामिल किया जाता है, जिसका समय होता है 270 या से 280 दिन या कैलेंडर के अनुसार 9 महीने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे छोड़कर से सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो इनमें से किसको संचरण के साथ वाहक की बात हो रही है ना, तो खसरा को छोड़कर हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया सारे ही रोग के संचरण के साथ जो है वाहक संबंधित है। किसको? मीजल्स या खसरा को छोड़कर। दोस्तों मीजल्स या खसरा जो है रूबेला वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसकी रोकथाम के लिए बच्चों को MMR टीके की 2 खुराक दी जाती है। इसकी पहली खुराक दी जाती है 9 माह में और इसके साथ ही विटामिन ए की भी खुराक दी जाती है, क्योंकि ये टीका लगने के बाद ही विटामिन ए की कमी होने लगती है बॉडी में, इसलिए
उसे भी इसके साथ ही दिया जाता है 9 महीने में, 90 महीने में, है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या डिप्थीरिया। दोस्तों इनमें से जो मलेरिया है वो होता है प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण। जबकि डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जो कि नाक व गले का एक गंभीर संक्रमण है। डिप्थीरिया की बात हो रही है तो ये बैक्टीरिया से होता है। बात करें टाइफाइड और तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया नामक जीवाणु से होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला रोग है। मतलब देखिए, डिप्थीरिया और टाइफाइड ये जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है, और हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और मलेरिया का वाहक है एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु की अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैक्सीन लगवाने के बाद जो शरीर है विषाणु की अपेक्षाकृत अब कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है, और हमारा शरीर इस संक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू कर देता है, तथा वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने के लिए सक्रिय करती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः किसके कारण होता है? दोस्तों हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया को ही रक्ताल्पता कहते हैं, तथा इसमें हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे गंभीर थकान, कमजोरी, चक्कर आना तथा उदासीपन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा आयरन फॉलिक एसिड अर्थात IFA की टेबलेट्स दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में रक्ताल्पता का मुख्य कारण है आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय आयु के बच्चों में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो विभिन्न स्तर के वृद्धि मंदन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो रोग और इसका आंसर हो जाएगा आपका दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं। पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चों में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो है विभिन्न स्तर के वृद्धि मंदन उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, रोग और बीमारियां प्रायः किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों रोग और बीमारियां प्रायः जो होते हैं वो हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणु और विषाणुओं से होते हैं, इस टाइप के होते हैं, जो कि हवा, पानी, भोजन या जीवित वाहकों के माध्यम से मनुष्यों में संचलित होते हैं। अतः शीघ्र निदान एवं उपचार लेकर मनुष्य इनसे बचाव कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है? आयत की संख्या बतानी है दिए गए आकृति में। तो आप कैसे काउंट करेंगे इसे? आयत होता कैसे है पहले? तो दोस्तों आयत जो है ऐसा होता है, अगर आप यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं तो ये वर्ग कहलाएगा, लेकिन इस दिए गए आकृति में, इस पूरे आकृति में आपको सिर्फ आयत ढूंढना है। आयत के दो भुजाएं एक समान और दो एक समान होती हैं लंबाई में, तो आपको ये ध्यान रखिए इसमें आयत ढूंढना है। तो देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है यहाँ पे, और एक ये है अभी। तो 1 2 3 4 ये हो गए, फिर दो को मिला के यहाँ से यहाँ तक एक ये है और यहाँ से यहाँ तक एक ये है, तो 2 और मिल गए हमें। फिर इन चारों को मिलाकर एक है, इन पूरा चारों को मिलाकर तो एक और मिल गया। ठीक है, और एक जो है आप देखेंगे कि इन दोनों को मिलाकर एक मिल रहा है, तो कितने टोटल हो गए? 4, फिर 2 मिला, फिर एक और फिर एक,
और फिर ये टोटल कितने दिखे हमको 9। देखें एक बार और फटाफट काउंट करें तो 1 1 2 3 4, ठीक। फिर 5 6, फिर ये वाले 7 8 और एक पूरा बड़ा वाला 9। तो ये हो गए 9। अब यहाँ पे मैथ का सवाल है। क्वेश्चन है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का जो अनुपात है वो बताना है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसे हल कर लेंगे और या फिर आपसे अगर नहीं आ रहा है तो आपको कॉमेंट करना है, ठीक है। फिर हम सॉल्व कर देंगे इसको और अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो, इसकी क्या विशेषता है? तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़ें। स्वचालित रूप से आपके प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट डालता है, ऑटो क्लिप आर्ट, तो सही है। दूसरा, वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट्स में गलत बरतने के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है, ये भी सही है, इसकी विशेषता है। तीसरा, प्रत्येक स्लाइड पर आपके शब्दों में गलत बरतने के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। तो तीनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैथ का। फिर नेक्स्ट है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों में कितने सदस्य होते हैं? बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए दोस्तों होते हैं 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य। अगला किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। बात करें इसके रासायनिक नाम का तो स्कर्वी कम्लिस का रासायनिक नाम है।